दोस्तों, कभी आपने ये सुना है कि कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है वो फिर से जिंदा हो गया? ये बातें सिर्फ एक मजाक सा लगती हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो मर गया था, जिसको दफना दिया जा रहा था, अचानक से वो जिंदा खड़ा हो जाता है। और जिंदा ऐसे ही नहीं, उसके साथ खड़ा होता है एक ऐसा राज, एक ऐसी पत्नी का राज जो पत्नी अपने पति की जान ले रही थी। क्या था पूरा मामला, एक एक बात मैं आप बताऊंगा। और कैसे एक मृत शरीर फिर से जिंदा हो गया, कब्र से बाहर आ गया और उसने खोला वो राज जिसके अंतर्गत एक पत्नी की खौफनाक साजिश का खुलासा होता है। क्यों, कैसे, हर बात को आप जानोगे तो हैरान रह जाओगे। इसलिए बिल्कुल भी देर ना करूंगा और आपको पूरी बात बताऊंगा। ये कहानी कोई पुनर्जन्म की नहीं है, ये कहानी कोई पीएलआर की नहीं है, लेकिन ये कहानी न केवल आपको चौंकाएगी बल्कि आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी, क्योंकि ये वाकई में इतना बड़ा सच था जिसको सुनने के बाद, जानने के बाद हर कोई दंग रह जाए। इस पूरी घटना को बताने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा महाराष्ट्र के पुणे में। पुणे के पास एक बड़ी प्रसिद्ध जगह है, उसका नाम है बारामती। और बारामती में बहुत सारी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं। उन्हीं सोसाइटी में एक सोसाइटी है जिसका नाम इंद्रप्रस्थ सोसाइटी है। और इस सोसाइटी के अंदर बहुत सारे मकान बने हुए हैं। वहीं के पास से एक दिन पुलिस के पास फ़ोन जाता है और ये तारीख थी 1 अगस्त। शाम के समय जब पुलिस के पास यह फ़ोन गया तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि यहाँ पुलिस के पास कुछ ऐसे लफ्ज़ थे, ऐसी कहानी थी, ऐसी बात थी जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल उस फ़ोन को करने वाले मजदूर पुलिस को बता रहे थे कि यहाँ पर एक जिंदा व्यक्ति समाधि ले रहा है और उसने हमको बुलाया था और हम लोग उसको दफन करने के लिए गए थे, लेकिन जब हमने उसको देखा तो हमारे हाथ पैर फूल गए। साहब, हम तो वहाँ से छोड़कर सब कुछ त्याग कर भाग कर आए हैं। आप ज़रूर यहाँ पर आइए और चेक कीजिए क्या है। दोस्तों, 112 पे फ़ोन गया था। 112 पे तैनात जो पुलिसकर्मी हैं वो तुरंत गाड़ी लेकर इंद्रप्रस्थ सोसाइटी पहुँचते हैं और सीधे जाते हैं मकान नंबर 9 में। दरवाज़ा खटखटाया जाता है और दरवाज़ा खोलती है मकान की मकान मालकिन। मालकिन ने जैसे दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही पुलिस को बोल पड़ी, हाँ जी बताइए क्या काम है। पुलिस उनसे पूछती है कि यहाँ पर क्या कोई व्यक्ति समाधि ले रहा है। महिला पुलिस वालों की तरफ बड़ी हैरानी से देखती है और कहती है, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम कह क्या रहे हो? तुम्हें याद है यहाँ इस शहर में, इस सोसाइटी में ऐसा कोई संत महात्मा होगा जो समाधि ले रहा हो? कहाँ की बात, कैसी बातें कर रहे हो? इन बातों को सुनकर पुलिस भी ठगी की ठगी रह गई। तभी महिला कहती है, आपको कोई ना कोई गलत पता दे दिया गया है, आपको सारा सच मालूम नहीं है, आप कहीं और जगह जाइए। और ऐसा कहकर वो महिला फट से अपना दरवाज़ा बंद कर देती है। इन सब बातों को सुनकर ठगी हुई पुलिस वापस पुलिस थाने पहुंच जाती है। मामला रफा दफा। लेकिन नहीं, यहाँ पर पुलिस का एक मुखबिर पुलिस को एक ऐसी सूचना देता है कि उनके पास वो मज़दूर मौजूद हैं जिन्होंने आपके पास फ़ोन किया था। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। वो यूँ डरे हुए हैं कि जो महिला कुछ भी कर सकती है, अपने पति को मार सकती है, वो हमको नहीं छोड़ेगी। पुलिस के मुखबिर, खुद पुलिस हैरान रह जाती है, सोचती है यार यहाँ पर हो क्या रहा है। और होने वाली बात बिल्कुल सामान्य नहीं थी, बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली थी। सूचना पहुंच गई सीधी इंस्पेक्टर सेठी के पास। इंस्पेक्टर सेठी अपनी गाड़ी और दल बल के साथ सीधे पहुंचते हैं इंद्रप्रस्थ सोसाइटी और मकान नंबर 9 में। फिर से दरवाज़ा खटखटाया जाता है और इस दरवाजे को फिर दोबारा से खोल रही हैं उस मकान की जो मालकिन है। नाम होता है शर्मिला। शर्मिला जगताप नाम की ये महिला पुलिस को फिर पूछती है, हाँ जी बताइए। इंस्पेक्टर सेठी फिर वही प्रश्न दागते हैं कि आप हमें ये बताइए, क्या यहाँ पर कोई समाधि लेने वाला है? महिला फिर से हंसती है, पुलिस को देखकर मुस्कुराती है और पुलिस से कहती है कि क्या आपकी बुद्धि सही है?
यहाँ पर कौन समाधि लेगा? अरे ये कोई संत महात्मा का आश्रम थोड़ी है जहाँ पर उनको समाधि दी जाएगी। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको शायद गलत सूचना मिली है, लेकिन यहाँ पर इंस्पेक्टर सेठी सारी सच्चाई को जानने के बाद ही तो आए थे। उन्होंने उस मकान मालकिन से कहा कि आप थोड़ा साइड हो जाइए, हमें घर की तलाश लेनी है। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर सेठी अपनी पूरी बात कहते हैं, उस घर के अंदर घुसते हैं, शर्मिला के माथे पर पसीना साफ दिखाई पड़ रहा था। वो कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। पुलिस तलाशी ले रही होती है। पुलिस जब बालकनी में जाती है तो देखती है वहाँ पर कि यहाँ तो कोई निर्माण का कार्य चल रहा है, जैसे कि कोई अपने लिए 2.5-3 फीट की एक ऐसी जगह बना रहा हो जहाँ पर वो बैठे या फिर अपने गमले वगैरह रखे, जो कि बालकनी में बनाई जा रही थी। अब पुलिस ये सब तलाश कर रही थी, तभी पुलिस को मालूम चलता है कि ये यहाँ की मालकिन शर्मिला जी का बेडरूम है। बेडरूम की जैसे ही बेड की बगल में वो गए, वहाँ पर जो सीन था उसको देखकर वो दंग रह गए। दरअसल वहाँ पर मौजूद था एक शख्स का शरीर। उसके माथे से लगातार खून बह रहा था, सर से लगातार खून का रिसाव, आदमी बेहोश। पुलिस ने पूछा ये कौन है? शर्मिला ने जवाब दिया उनके पति प्रवीण। अब प्रवीण के सर में ये सब क्या हो रहा है? तो शर्मिला ने बताया कि ये उनके पति हैं और यहाँ पर पति पत्नी का आपस में झगड़ा हुआ था। झगड़ा होते समय ये जो उनके पति हैं, ये उनको जब पीट रहे थे तो इनके हाथ में बैट पड़ता है और ये उस बैट को प्रवीण के सर में दे मारती हैं और प्रवीण यहाँ पर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। वो बस बेहोश हैं। पुलिस उनको जगाने का प्रयास करती है, हिलाने डुलाने का प्रयास करती है। जब प्रवीण को जवाब नहीं देते हैं तो उनको आनन फानन में हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जाके उनको जब भर्ती कराया तो अनकॉन्शियस कंडीशन थी। लेकिन पुलिस अभी भी ये सोच रही है यहाँ पर समाधि लेने वाला व्यक्ति कौन है, क्योंकि अभी तक पुलिस के पास कोई भी ऐसा अहम सबूत था नहीं। जो मुखबिर ने बोला था, जो उन मजदूरों ने बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं था। सारी कहानी ऐसी थी जहाँ पर कोई कहानी फिट ही नहीं बैठती है। यहाँ पर इंस्पेक्टर सेठी कुछ महिला पुलिसकर्मियों को संग लेकर आते हैं और वो फिर शर्मिला जो मालकिन है वहाँ के घर की, उसको लेकर जाते हैं पुलिस थाने। पुलिस थाने ले जाकर शर्मिला ने जो बात बताई वो बिल्कुल सामान्य थी, बिल्कुल सामान्य। अब पुलिस हैरान कि यहाँ पर हुआ क्या है। पुलिस इंतजार कर रही है कि कब प्रवीण होश में आएंगे। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख निकल गई, प्रवीण को होश नहीं आया। अब समय आता है 4 तारीख का, 4 अगस्त दोपहर के 12:30 बजे के करीब जब प्रवीण को होश आता है। उनसे जब पूछा जाता है तो वो खुद कहते हैं उनको खुद मालूम नहीं है कि हुआ क्या है। वो जब सोए थे वो घर के बेड पर थे, लेकिन अब उनकी जो आंखें खुली हैं वो हॉस्पिटल में खुली हैं। क्या हो रहा है? लेकिन तब तक पुलिस इंस्पेक्टर सेठी शर्मिला जी से उस सारे सच को उगलवा चुके थे, जो कि बेहद ही हैरान करने वाला था। क्या था पूरा मामला? दरअसल मैं आपको बता दूं पूरी कहानी, जो कि इस प्रकार थी, जो कि शर्मिला ने खुद अपने मुंह ज़बानी बताई है। दरअसल यहाँ पर जो शर्मिला हैं उनकी उम्र करीब 38 साल है। उनके पति प्रवीण प्रताप जगताप, उनकी उम्र करीब 41 साल है, जो कि पेशे से एक इंजीनियर हैं। और जो शर्मिला हैं वो एक बी फार्मेसी करने वाली महिलाएं कर चुकी हैं और पहले जॉब भी कर चुकी हैं। और उनके बच्चे हैं, थोड़े छोटे हैं। उनके सास ससुर भी हैं, उनके देवर भी हैं और वो उसी घर में रहते हैं, उसी मकान में रहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहानी ऐसे घूमती है कि बच्चों के, बड़े बूढ़ों बुजुर्ग सास ससुर की सेवा करने में ये जो शर्मिला हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाया करती हैं। लेकिन प्रवीण उनसे कहते हैं कि जब आप ही इनकी सेवा नहीं करोगी तो फिर इनकी सेवा कौन करेगा। इस वजह से वो घर में ही कैद रह जाती हैं और ये घर में कैद रहना उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। वो लगातार डिप्रेशन के शिकार हो रही थी, बहुत ज़्यादा सोचती हैं, परेशान होती हैं, लेकिन कोई तोड़ नहीं था। अब तोड़ नहीं मिला तो वो क्या करती हैं? अब यहाँ पर बात आती है उनके करने की ना करने की। वो एक दिन इस बात का निर्णय ले लेती हैं, यदि उनके पति ही ना रहेंगे इस दुनिया में तो वो फिर मनमानी कर सकती हैं। मनमानी कैसे करेंगी?
कि वो आराम से जॉब कर सकती हैं। वो जब जॉब करेंगी तो उनके जितने भी सपने हैं वो आसानी से पूरे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इनके लिए उनको अपने पति को रास्ते से हटाना होगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। जैसे कि उन्होंने फार्मेसी की पढ़ाई करी है, उनको दवाइयों का डोज का पूरा अनुमान था, और इस अनुमान को ठीक समझते हुए उन्होंने कुछ नींद की गोलियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पति को, अपने सास ससुर को नींद की गोली देना शुरू कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर वो जब 31 जुलाई की जो दिन आया था, उस रात को उन्होंने अपने पति को दूध में कुछ दवाइयाँ, जो नींद की गोलियाँ थी, वो पिला दी। उन्होंने वो दवाइयाँ अपनी सास को भी दी, क्योंकि उनको रात को नींद नहीं आती, वो बार बार जागती हैं, उनको नींद में चलने की बीमारी है। इसलिए उन्होंने कुछ दवाइयाँ अपनी सास को भी दी। ससुर उनके चल फिर नहीं पाते हैं, कानों से भी कम सुनाई पड़ता है, तो इन्होंने उनको दवाइयाँ नहीं दी। और जैसे उनको पता था कि उनके जो देवर हैं वो सुबह 8 बजे ही चले जाते हैं ड्यूटी पर। सुबह हुई, यानी कि 1 अगस्त को बिल्कुल जिस प्लान के साथ वो अपना इस काम को अंजाम दे रही थी, उन्होंने बड़ी ही तसल्ली से अपने देवर का जाने का इंतज़ार किया। उसके बाद देवर जब चले गए, वो सीधे अपने बेडरूम में आई। वहाँ पर उन्होंने पाया कि उनके पति यानी कि प्रवीण सो रहे हैं गहरी नींद में। उन्होंने बैट उठाया और बैट को लगातार प्रवीण के सर में दे मारा। वहाँ से एक खून बह निकला, लेकिन प्रवीण की नींद नहीं खुली, क्योंकि वो बेहोश थे। लेकिन उससे पहले उन्होंने ऐसी प्रोसेस को अंजाम दे रखा था, पहले ही बता रखा था अपने पति को कि वो बालकनी में कुछ बनवा रही हैं, जहाँ पर वो कुछ पौधे वगैरह रख सके। एक 2.5 फीट ऊंचा, एक 2.5 फीट चौड़ा, एक कफन टाइप, जैसे कि जिसमें मुर्दा सेफ रखा जाता है, वहाँ पर कुछ मिट्टी वगैरह डलवा चुकी थी वो पहले से ही। सारी उनकी प्लानिंग थी। और फिर उन्होंने अकेले ही कोशिश करके उस बॉडी को, प्रवीण की बॉडी को, उस जो गड्ढा बॉक्स नुमा बनाया था ईंटों का, उसमें ले जाकर डाल दिया। ऊपर से थोड़ी मिट्टी वगैरह डाली। उन्होंने एक 2.5 बाई 5 की एक स्लैब भी मंगाई थी मार्बल की, वो भी वहीं पर रखा था, लेकिन वो इतना भारी था कि उनसे वो रखा नहीं गया। इसी वजह से वो बड़ी हैरान रह गई, परेशान हो गई। और ठीक 1 बजे के लगभग, जब उनको ये शक था कि कहीं उनका देवर ना आ जाए, उनके बच्चे ना आ जाएं, जो कि अपने मामा के यहाँ, यानी कि जो शर्मिला है उनके मायके गए हुए थे, इसीलिए उन्होंने 2 मज़दूरों को फ़ोन किया, उनको हायर किया, उनसे कहा कि मुझे ये स्लैब यहाँ पर ढकवानी है। अब मज़दूर जो हैं वो आकर देखते हैं कि यहाँ इस स्लैब, जिस पे स्लैब लगानी है, उस गड्ढे के अंदर नया तकिया और नई चादर रखी हुई हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत तेज़ हवा चलती है। अपर फ्लोर था, हवा का प्रभाव तेज़ था, वो जो चादर है वो उस बॉडी के ऊपर से हट जाती है। तभी मज़दूर देखते हैं कि यहाँ पर किसी शख्स का पैर मौजूद है। वो अभी डर ही रहे थे, अचानक से वो पैर हिलता है, और पैर जैसे ही हिलता है दोनों मज़दूर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और तुरंत वहाँ से निकल भागते हैं। वो चुपचाप नीचे गए कुछ सामान लाने के बहाने, और फिर ऊपर नहीं आए। उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया, और तब जाकर ये पूरी कहानी पुलिस के पास पहुँची। यदि शर्मिला उस दिन मज़दूरों को नहीं बुलाती तो शायद एक पति और इस दुनिया से जा चुका था। ये जो स्क्रीन पर आप जिस शख्स को देख पा रहे हैं, ये वही प्रवीण है, जो इनका रो रो कर बहुत बुरा हाल है कि एक पत्नी जिसको बेइंतहा प्यार करते हैं, 2 बच्चों की माँ है, परिवार में बड़े ही सुख में हर तरीके से अच्छे तरीके से रहती हैं, वही उनकी कातिल हो जाएंगी। क्यों? सिर्फ अपनी नौकरी के लिए, सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए। क्या दूसरे लोगों की नौकरी करना, किसी कंपनी में नौकरी करना आपकी आज़ादी है? नहीं ना। अब शर्मिला ने जो मर्डर किया, ये मर्डर नहीं है, हाफ मर्डर है, लेकिन धाराएं तो वही लगेंगी ना, काम तो वही किया। अब इस पूरी बात को जैसे सास ससुर ने, उस छोटे भाई ने जाना,
उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस महिला को वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो हमारे घर की एक बहुत ही बढ़िया और गजब की महिला हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, उनको संभाल रही हैं, उनका सब कुछ कर रही हैं, वही महिला उनके ही शख्स, उनके ही भाई, उनके ही बेटे को इस दुनिया से दूर भेजना चाह रही हैं। क्यों? क्या है उनकी पूरी सच्चाई? जब पुलिस ने, इंस्पेक्टर सेट्टी ने पूरी छानबीन करी, तब जाकर ये निचोड़ निकला कि यहाँ उस महिला को कुछ और ही चाहिए था। दरअसल वो शर्मिला उस घर में अकेले रहते रहते परेशान हो चुकी थी। ये खुद शर्मिला के जो बयान है ना, उनके तहत जो बात सामने आई है वही मैं आप बता रहा हूँ। और मजदूरों ने जो समाधि की बात बताई थी वो खुद ही नहीं समझ पाए कि ऐसा भी कुछ हो रहा है, नहीं समझ पाए। उन्होंने तो सिर्फ यही बात कही 112 पर फ़ोन करके कि सर यहाँ पर तो कोई आदमी समाधि ले रहा है, उसको तो जिंदा ही दफन किया जा रहा है, उसका ताबूत बनाया जा रहा है घर में ही। अभी तक सिर्फ एक मामला आया जो कि साउथ का था, जिसमें एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को अपने बेडरूम में ही जिंदा जला दिया था, लेकिन ऐसा मामला मेरे ख्याल से नहीं आया। लेकिन हाँ, जिनमें मर्डर हुए ऐसे बहुत सारे किस्से आपके सामने आए हैं। मुस्कान को मत भूलिएगा, एक और महिला है उनको मत भूलिएगा, बहुत सारी महिलाएं हैं लगातार मर्डर पे मर्डर किए जा रही। क्यों? कोई है ऐसा पॉइंट आपकी समझ में? लेकिन वो कर रही हैं और उनको करना है। वो इसके अलावा और कुछ नहीं जानना चाहती हैं, ना ही कुछ समझना चाहती, उनको बस करना है। लेकिन इस शख्स पर क्या बीत रही होगी जो कि ये सब कुछ भुगत रहा है? क्यों? अपनी प्रेयसी, अपनी पत्नी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कोई लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है, तब भी ये बुरा हाल है। कहते हैं ना लव मैरिज में ऐसी दिक्कत आती हैं, अरेंज मैरिज में नहीं आती। ये अरेंज मैरिज है, फिर भी हो रहा है। आप लोग इस पूरे मामलात में क्या राय रखना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप भी ऐसी बातों को कहिएगा, बताइएगा, क्योंकि ये पुनर्जन्म की बात नहीं है, ये तो रियल लाइफ है और बड़ी गजब की है, हैरान करने वाली है। आप अपनी राय मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आपने अभी तक इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ एक नए मामले के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।